हेलो गाइस, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए एक जो है सीरीज को चलाया हुआ है और ये इस सीरीज की आज 10th क्लास है, जिसमें हम साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो आपको क्लास में करवाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट क्लासेस अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। कौन भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? तो वो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के क्या थे भाई? ये अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म कब होता है भाई? तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और आपसे पूछे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी मूर्ति कहाँ पर है? तो इनकी मूर्ति है भी कहाँ पर? गुजरात राज्य के अंदर। और गुजरात में भी कहाँ पर? तो गुजरात में है केवड़िया शहर। और केवड़िया में के अंदर अपनी इनकी मूर्ति है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर जो इसकी हाइट है। आपसे पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से द्वीप पर है? तो ये है भाई साधु बेट द्वीप पर। साधु बेट द्वीप पर जो है अपनी मूर्ति है, कौन सी भाई? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जो है अपने मौलिक अधिकारों की जो समिति है उसके क्या रहे भी? अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के अंदर जो अपनी रियासतें थी, ठीक है, उन रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए भारत का बिस्मारक किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है किसको भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। और जो बारदोली की महिलाएं हैं, उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी भाई। और आपसे पूछें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री वो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे अपने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 मेंबर होते हैं और 7 में अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किसके अध्यक्ष थे भाई? संचालन समिति और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। जवाहरलाल नेहरू, ये जो है वो किसके अध्यक्ष थे भाई? तो ये थे संघ शक्ति समिति की। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन गजल के दोहे को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है? यानी कि जो अपना गजल में जो यूज किया जाता है दोहे के रूप में, तो यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो दोहे के रूप में यूज नहीं किया जाता गजल में? तो वो होगा भाई क्या? मांड, जिसको आप बोल सकते हो मंड। इसका यूज नहीं होता। मक्ता का होता है, मतला का होता है और मिश्रा का होता है। हम समझते हैं मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है और मिश्रा क्या होता है। देखो, कोई अपना शेर ले लेते हैं, जैसे कोई भी अपना उर्दू शेर है। एक मैंने शेर ले लिया, जितने गिले हैं सारे मुंह से निकाल डालो, रखो ना दिल में प्यारे मुंह से निकाल डालो। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर मक्ता क्या है, मतला क्या है और मिसरा क्या होता है भाई। तो जो मक्ता होता है ना, जैसे शुरू का जो हमने बोला है जितने गिले हैं सारे मुंह से निकाल डालो, तो जो अपना पहली लाइन होती है गजल के अंदर, जो पहली लाइन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मक्ता बोल सकते हैं। ठीक है, मक्ता बोला जाता है उसको। और जो अपनी आखिरी की लाइन है, जैसे रखो ना दिल में प्यारे मुंह से निकाल डालो, तो इस आखिरी लाइन को गजल में क्या कहा जाता है भाई? इसको बोला जाता है मतला भाई। क्या बोला जाता है? मतला बोला जाता है। ठीक है। और जैसे यहाँ पर दे रखा है ना प्यारे, तो प्यारे को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से उर्दू के अंदर होता है काफिया। काफिया, इनके बिना एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो गजल है वो अधूरा ही होता है। मतला मक्ता के बिना जो गजल है वो हमेशा अधूरा माना जाता है। एक अच्छे गजल की जो खासियत होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको मक्ता और जो मतला है वो जरूर मिलेंगे। और मिसरा क्या होता है? तो अपना जो गजल का जो आधारभूत पहला जो चरण होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है मिसरा।
वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन है? तो वो है भाई क्रेग फुलटन। ये प्रेजेंट टाइम में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के क्या हैं? कोच हैं। और इनसे पहले कौन थे? ग्राम रीड थे। और जो जेनेक सोपमैन है, ये किस टीम के अपने कोच हैं भाई? तो महिला हॉकी टीम के, महिला हॉकी टीम के प्रेजेंट टाइम में कोच कौन है? जेनेक सोपमैन है। और राहुल द्रविड़ किसके कोच हैं? तो जो पुरुष क्रिकेट टीम है भाई, जो भारत की पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके प्रेजेंट टाइम में कोच कौन है? तो वो है भाई राहुल द्रविड़। आपको ध्यान हो, अभी कुछ टाइम पहले ही बीसीसीआई के द्वारा जो है महिला क्रिकेट टीम का कोच किसको बनाया गया था? अमोल मजूमदार को जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रेजेंट टाइम में कोच कौन है भाई? तो वो कौन है? क्रेग फुलटन है भाई। और आपसे पूछें कि FIH जो अपना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो वो है भाई मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? FIH के अध्यक्ष हैं। और भारतीय हॉकी संघ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो वो है भाई दिलीप टर्की। भारतीय हॉकी जो अपना एसोसिएशन है, उसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं भाई। ठीक है, और 2023 का जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में किया गया। और भारत में भी कहाँ पर किया गया भाई? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया भाई। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा इसमें? जर्मनी जो है वो प्रथम स्थान पे रहा। और सेकंड स्थान पे कौन सा देश रहा भाई? बेल्जियम जो है इसके अंदर सेकंड स्थान पे रहा। तो FIH पुरुषों का 2023 का जो वर्ल्ड कप है, वो किसके द्वारा जीता गया? जर्मनी देश के द्वारा जो है जीता गया। किसके द्वारा लिखित कहानियों में काल्पनिक शहर मालगुडी सेटिंग था? तो जो मालगुडी डेज है वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? RK नारायण के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। तो RK नारायण ये भारत के एक प्रसिद्ध लेखक थे अपने RK नारायण। और इनके द्वारा काफ़ी पुस्तक जो है वो लिखी गई हैं, और एग्जाम में कई बार ये पुस्तक जो है वो पूछी जाती हैं। तो एक लिखी इन्होंने माई डिटेल्स डायरी। माई डिटेल्स डायरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? RK नारायण है। और नेक्स्ट संडे पुस्तक भी इन्हीं की है। नेक्स्ट संडे ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? RK नारायण के द्वारा। द डार्क रूम, द डार्क रूम ये पुस्तक भी किसकी है भाई? RK नारायण की है। और एक फेमस पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड, इस पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया है? RK नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है। और 1986 से लेकर 1992 में जो है ये राज्यसभा के क्या रहे भी? सांसद भी रहे हैं। कौन? अपने RK नारायण। और इनको 2001 में पद्म विभूषण जो है वो मिल चुका है। 2001 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, जो है पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2001 में। रस्किन बॉन्ड ये भी एक काफ़ी फेमस अपने राइटर हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द ब्लू अम्ब्रेला भाई। द ब्लू अम्ब्रेला, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? द ब्लू अम्ब्रेला को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और ए फ्लाइट ऑफ ए पिजन भाई, ए फ्लाइट ऑफ पिजन, इस पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भाई किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो एक तो है गबन भाई, गबन लिखी इन्होंने। मानसरोवर, मानसरोवर पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और एक लिखा गया है निर्मला, ये कई बार पूछी जाती है भाई, निर्मला किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। गोदान हो गई, गोदान भी किसकी है भाई? मुंशी प्रेमचंद की है। और सुधा मूर्ति की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है भाई हाउ द सी बिकम साल्टी। हाउ द सी बिकम साल्टी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है जो मालगुडी सेटिंग जो है वो एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो RK नारायण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था भाई? तो अश्व का मतलब ही पता होगा आपको। तो अश्व का मतलब ही क्या होता है? घोड़ा होता है। तो अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था कौन सा भाई? घोड़ा। और जो महान महान शासक थे वो मतलब अपनी परंपरा मानते थे, अगर उन्होंने अश्वमेध अनुष्ठान नहीं करवाया तो वो शक्तिशाली शासक नहीं है। तो शक्तिशाली शासक जो भी होता था वो क्या करवाता था भाई? अश्वमेध जरूर करवाता था। तो वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान जो है वो अपना किस से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ भी घोड़े से। ठीक है, कौन सा त्योहार त्रिपुरा का एक
प्रमुख त्योहार है जिसे पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो वो त्योहार है अभी कौन-सा? गरिया पूजा। गरिया पूजा ये किस राज्य का है अभी? त्रिपुरा राज्य का है और इसके अंदर जो है वो पशुधन और धन के देवता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और केर पूजा भी किसका है अभी? केर पूजा फेस्टिवल ये भी किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। और एक है खारची पूजा। खारची पूजा भी किस राज्य का है अभी? तो खारची पूजा भी है अपना त्रिपुरा राज्य का। और नीरमहल उत्सव भई, नीरमहल उत्सव इसका संबंध भी किस राज्य से है? तो इसका संबंध भी है किससे भई? त्रिपुरा राज्य से है इसका संबंध। और बात करें यहाँ पर फेस्टिवल की बात हुई है, तो ध्यान रख लेना एक है अपना लोसांग फेस्टिवल भई। लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये लद्दाख में भी मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है और ये मणिपुर में भी मनाया जाता है अपना कौन-सा भई? लोसांग फेस्टिवल। और एक है अपना सिरोई लिली फेस्टिवल। सिरोई लिली फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है सिरोई लिली फेस्टिवल। और कचाई लेमन फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। और आपको पता है ओणम कहाँ पर मनाया जाता है अभी? ओणम केरल के अंदर मनाया जाता है। एक है मकर त्योहार। मकर त्योहार भी किस राज्य का है? केरल का है। एक है विशु जो कई बार पूछा गया है, विशु त्योहार किस राज्य का है? केरल का है। और एक ध्यान रख लेना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अट्टुकल पोंगल भई, अट्टुकल पोंगल ये किस राज्य का है? केरल राज्य का। अगर ओनली आपसे ये पूछा जाए ना पोंगल त्योहार किसका है? तो पोंगल त्योहार तो हमें पता है तमिलनाडु का है, लेकिन इस पोंगल के आगे अगर अट्टुकल लग जाए तो वो किसका होगा फिर अपना? केरल राज्य का होगा। एक है बोनालू त्योहार, बोनालू त्योहार किस राज्य का है अभी? तो बोनालू त्योहार है तेलंगाना राज्य का है बोनालू त्योहार, ठीक है? निम्नलिखित में से किसके साथ वेसर शब्द जुड़ा हुआ है? तो जो वेसर शब्द है ये जुड़ा हुआ है मंदिर की वास्तुकला से। मंदिर की वास्तुकला से जुड़ा हुआ अपना शब्द कौन-सा है? वेसर। आपने शैली सुनी होंगी, ठीक है? मंदिरों को बनाने की अलग-अलग शैली होती है, जैसे आपने दक्षिणी भारत के अंदर अपना द्रविड़ शैली, ठीक है? द्रविड़ शैली हो गई, एक अपनी है कौन-सी भई? वेसर शैली हो गई। और कौन-सी हो गई अपनी नागर शैली हो गई भई। तो ये जो शैलियाँ होती हैं, ये मंदिरों को बनाने की एक तरीके से कला होती हैं और द्रविड़ और नागर शैली का जो मिक्सचर होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वेसर शैली। तो जो वेसर शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? मंदिरों की वास्तुकला से जो है जुड़ा हुआ है। बात करें जो वेसर शैली में बने हुए मंदिर भारत में कौन-सा है? तो वो ध्यान रख लेना एक इम्पोर्टेंट मंदिर है होयसला के मंदिर में, जो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूनेस्को के अंदर अभी शामिल हो चुका है। होयसला के मंदिर ये कौन-सी शैली में बने हुए हैं? तो ये बने हुए भी वेसर शैली के अंदर जो है बने हुए हैं। और होयसला के मंदिर हैं कहाँ पर वैसे? कर्नाटक राज्य के अंदर हैं, जो यूनेस्को के अंदर भारत का 42वां क्या बना है भई? मूर्त धरोहर जो है बना है। इनाम गाँव में दफन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो इनाम गाँव है, ये भारत में कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में है भई, कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और यहाँ पर जो अपने दफन स्थल हैं, वो किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो वो है भई गौड़ नदी के तट पर, ठीक है? गौड़ नदी के तट पर जो है अपना जो भी दफन हुए चीज़ें हैं अपने स्थल के अंदर, तो वो अपनी किस नदी के तट पर स्थित हैं? गौड़ नदी के तट पर जो है स्थित है। और मैंने बताया है ईमान गाँव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये एक अपना हड़प्पा सभ्यता स्थल है भई, हड़प्पा स्थल है अपना क्या भई? इनाम गाँव। और स्वर्ण रेखा ये तो आपको पता है किन राज्यों में बहती है ये? तो ये बहती है भई झारखंड राज्य में, झारखंड में बहती है ये, पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर बहती है, ओडिशा राज्य में बहती है कौन-सी भई? स्वर्ण रेखा। और जो अपना पेन्नार है ये बहती है भई कर्नाटक राज्य के अंदर, कर्नाटक में भी बहती है ये और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बहती है। और माही नदी ये कहाँ पर बहती है भई? तो ये बहती है अपना मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भई, कौन-सी अपनी? माही नदी। और गुजरात में भी बहती है कौन-सी भई? माही नदी। तो यहाँ पर पूछा गया है जो इनाम गाँव में दफन स्थल हैं, वो कौन-सी नदी के तट पर स्थित थी? तो वो थी भई गौड़ नदी के तट पर। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कौन एक कवि और मंत्री थे वे? तो जो समुद्रगुप्त हैं ये अपने गुप्त वंश के एक महान शासक रहे हैं जिनको भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको भी? समुद्रगुप्त को। तो इनके दरबार में कौन थे भाई? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन इन्हीं के दरबार में थे कौन भाई? अपने
राजा समुद्रगुप्त के दरबार में थे हरिसेन। और आपने एक सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति लेख भाई, प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसके ऊपर जो अपना 33 अभिलेख अंकित हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। और उसमें किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त का जो है उसके अंदर वर्णन है भाई। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो है वर्णन वो किसका है भाई? समुद्रगुप्त का जो है वर्णन है। गुप्त वंश के बारे में बात करें तो जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भाई श्रीगुप्त। श्रीगुप्त किसके अपने संस्थापक थे? ये गुप्त वंश के क्या थे भाई? संस्थापक थे। अच्छा, बाणभट्ट ये किसके दरबार में थे भाई? तो बाणभट्ट थे अपने राजा हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे कौन भाई? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वो लिखी गई भाई हर्षचरित। हर्षचरित, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। और एक पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट है, जो हर्षवर्धन के समय पर थे, उनके दरबार में थे। और आपने एक सुना होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। और चंद्र बरदाई ये किसके जो है वो दरबार में थे? तो ये थे भी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे कौन भाई? चंद्र बरदाई, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक को जो है वो लिखा गया है। और एक ध्यान रख लेना, भवभूति। भवभूति ये अपना कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में थे भाई। कन्नौज के राजा थे कौन भाई? यशोवर्मन, उनके दरबार में कौन थे? भवभूति थी। महापद्मानंद नंद ने किस राज्य पर शासन किया भाई? तो इन्होंने किया मगध पर। और नंद वंश की स्थापना भी किसके द्वारा की गई भाई? महापद्मानंद के द्वारा जो है वो नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश का जो अपना अंतिम शासक था वो कौन था भाई? तो वो था धनानंद। और धनानंद को किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद में कौन सा वंश आ जाता है अपना? मौर्य वंश आ जाता है। किस वंश के बाद में? नंद वंश के बाद में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता है वो किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य के द्वारा सहायता की गई थी भाई, जिनको क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। किसको भी? चाणक्य को। तो महापद्मानंद ने जो है वो मगध राज्य पर महापद्मानंद के द्वारा जो है वो शासन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान तो 1947 के बाद में आता है ना, कब आता है? अगस्त 1947। तो क्या कैसे काम कर सकता है भारत, है ना? तो ये गलत हो गया भाई। रिजर्व बैंक ने जो अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया, तो ठीक बात है भाई। आरबीआई जो है अपना भारत का जो सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पर? तो ये होती है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर जो इसकी स्थापना की जाती है। और आपसे पूछे कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है? 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया जाता है? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वो है भाई शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर का गवर्नर है? तो वो है भाई 25वें नंबर की गवर्नर अपने कौन भाई? शक्तिकांत दास। और इसमें कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं भाई। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं किसमें? अपने आरबीआई में। और आरबीआई का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ में। ऑसबॉर्न स्मिथ ही ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे भाई? सीडी देशमुख थे। कौन थे भाई? सीडी देशमुख थे भाई, ठीक है। और तो यहाँ पर यही पूछा गया कौन सा गलत है, तो सीधी सी बात है, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया, क्योंकि उस समय पर तो पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो काम कहाँ पर करेगा, है ना? तो ये बात जो है वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत के साथ नंगे जमीन को कवर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभी मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हमने कोई भी अपना तरबूज वगैरह की खेती की है, तो उसके ऊपर हम
प्लास्टिक की जो है वो कवरिंग कर देते हैं। तो प्लास्टिक की कवरिंग करने को प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मल्चिंग बोल सकते हैं। ये 2 तरीके से होती है, आर्टिफ़िशियल भी होती है और एक तरीके से अपना जो है प्राकृतिक तरीके से भी होती है। प्राकृतिक तरीके से मल्चिंग कैसे होती है, जैसे आपने उसके ऊपर खाद वगैरह डाल दिया या फिर पौधों की पत्तियाँ वगैरह उसके ऊपर डाल दी, ठीक है? और मल्चिंग से होता क्या है, तो मल्चिंग के अंदर जो अपना खेती होती है, खेत जो खेत होता है ना और जो अपनी ज़मीन होती है, उसके अंदर नमी बनी रहती है मल्चिंग प्रोसेस के माध्यम से। और दूसरी बात, जल्दी से खरपतवार नहीं होता मल्चिंग की प्रोसेस में। तो और ये तो प्रेज़ेंट टाइम में तो ज़्यादा हम देखते हैं कि ये अपना प्लास्टिक की कवरिंग से ज़्यादा की जाती है क्या अभी, मल्चिंग। तो मल्चिंग खेती में एक सिद्ध पद्धति है जो पूरे साल मिट्टी की रक्षा करती है और फसल के दौरान या बाद में खरपतवार की वृद्धि को दबा देती है और परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार में सुधार करती है क्या भी अपनी मल्चिंग की प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है भई? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-सा जो कथन है वो गलत है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, तो ये बात क्या है भई? बिल्कुल सही है। दोमट मिट्टी, अब ये मत समझ लेना कि हमने सिर्फ़ अपना काली मिट्टी ही पढ़ा है। अरे बलुई दोमट मिट्टी में अपनी कपास होती है, ठीक है? और दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है क्या भी बनाने में, खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बलुई मिट्टी में जल का अंतःस्रवण पर दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है, तो ये बात अपनी क्या है अभी सही है। तो यहाँ पर कौन-सी बात गलत हो जाएगी? दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है, तो ये बात क्या है अभी गलत है। और कपास के लिए तो जैसे आप देखते हो ना, काली मिट्टी तो पर कहाँ पर पाई जाती है भारत में ज़्यादातर? महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन क्या महाराष्ट्र और गुजरात में कपास होती है? नहीं भई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इनमें भी होती है। तो दोमट मिट्टी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं अभी कपास की पैदावार करते हैं। और कपास के लिए जो है अपना काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भई? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है कपास की के लिए अपनी काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन-सा पद नदियों से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पर अपना शब्द है, जैसे झरना, होस्ट, विसर्प, शाखा। तो इन पदों में से आपको बताना है कि कौन-सा जो अपना पद है वो नदी से नहीं जुड़ा। तो ये अपना होस्ट होगा भई, क्या होगा इसका आंसर? होस्ट। झरना है अपना, विसर्प है अपना, शाखा, ये नदियों के पद हैं भई। लेकिन होस्ट जो है अपना ये किसमें होता है? पर्वत के अंदर आता है। पर्वत में जो है शब्द यूज़ किया जाता है क्या भई? होस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा होस्ट में। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की कौन-सी धारा भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने से रोकती है? कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो वो कौन-सी होगी भई? तो वो होगी अपनी 16। जो धारा 16 है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके अंदर जो है बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति अगर पहले किसी कंपनी बैंक में अपना निदेशक है, तो वो दूसरे बैंक के अंदर जो अपना निदेशक नहीं बन सकता। तो ये अपनी कौन-सी धारा में लिखी हुई बात है? ये धारा 16 के अंदर जो ये बात लिखी हुई है। और एक धारा ध्यान रख लेना, धारा 20 ये एग्ज़ाम में पूछी गई है अभी। धारा 20 में क्या लिखा हुआ है? तो जो निदेशक होता है उसको ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध होता है। कोई भी जो निदेशक बनता है, तो उसके ऋण और अग्रिम पर क्या होता है अभी? उसके ऋण और अग्रिम पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ये बात किस पे लिखी गई है? किस धारा में लिखी गई है भई? तो ये लिखी गई है धारा 20 में। निम्नलिखित में से कौन-सा एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक जल स्नान के लिए ले जाया जाता है? तो ये कौन-सा होगा भई? मासी मगम ये एक तमिल त्योहार है और इसके अंदर क्या करते हैं, मूर्ति होती है अपनी मंदिरों के अंदर और उन मूर्तियों को बाहर निकाल कर और जो अपने झील वगैरह पास में होती हैं, तो उन झीलों के पास में ले जा कर के स्नान करके और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। तो ये त्योहार को हम क्या बोलेंगे? मासी मगम त्योहार बोलेंगे, जो अपना किस समुदाय का त्योहार है?
तमिल समुदाय का जो है क्या अभी त्योहार है। मोपिन ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपिन। और कौन सी जनजाति के द्वारा? गैलो जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जाता है। और खुआदोकुट त्योहार ये किस राज्य का है अभी? तो ये है मिजोरम राज्य का त्योहार है खुआदोकुट त्योहार। और ये कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? पीट समुदाय के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर एक त्योहार ध्यान रख लेना, एक त्योहार है अपना वांगला त्योहार भाई। वांगला त्योहार, इसका संबंध किस राज्य से है? तो वांगला त्योहार होता है अपना मेघालय राज्य में। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वांगला त्योहार किस राज्य का है? तो ये मेघालय का है। और क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वांगला त्योहार मेघालय राज्य का है, किस जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो गारो जनजाति के द्वारा इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर भी? मेघालय के अंदर। और एक है त्योहार वांचुआ उत्सव भाई। वांचुआ उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है वांचुआ त्योहार। और कहाँ पर? असम राज्य के अंदर मनाया जाता है अभी वांचुआ फेस्टिवल। बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? तो बायोगैस धुएं के बिना जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती, बिल्कुल सही है। बायोगैस में 1% से कम मीथेन होता है, बिल्कुल गलत भाई। इसमें परसेंटेज ज़्यादा मीथेन की होती है, 75% अप्रोक्स मीथेन होती है किसके अंदर भी? बायोगैस में। तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बायोगैस के उत्पादन में संयंत्रों के हिस्से, सब्जी अपशिष्ट और मल का उपयोग किया जाता है, तो ये बात क्या भी सही है। तो जो मीथेन होता है वो सबसे ज़्यादा अपना परसेंटेज में पाया जाता है किसमें अभी? बायोगैस में, ठीक है। और बायोगैस को हम क्या बोल सकते हैं? गोबर गैस भी जो है इसको कहा जाता है। दिग निकाय कौन से धर्म में प्रवचनों का एक संग्रह है? तो दिग निकाय ये है अपना बौद्ध धर्म के अंदर भाई, ठीक है। बौद्ध धर्म में दिग निकाय है। और इसके अंदर जो है अपना क्या हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दिए गए थे उसका एक क्या है? संग्रह है अपना किसमें भाई? दिग निकाय। जैसे आपसे पूछे मंजी निकाय, मंजी निकाय का संबंध भी किस धर्म से होगा? तो मंजी निकाय का संबंध भी होगा अपना बौद्ध धर्म से। संयुक्त निकाय इसका संबंध भी किससे होगा? बौद्ध धर्म से होगा। खुदक निकाय इसका संबंध भी किससे होगा भाई? बौद्ध धर्म से होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की जो है वो स्थापना की गई थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है भाई? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या होता है? लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम क्या था भाई? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये इनकी माता थी क्या भाई? प्रजापति गौतमी, ठीक है। और ये इनका लालन पालन किया था किसने भी? प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन जो है वो किया गया था। और आपसे पूछे कि सुत्त पिटक हो गया एक अपना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनका संबंध भी किस धर्म से है भाई? तो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इन सभी का संबंध अपना बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे अपने? ऋषभ देव भाई। ऋषभ देव के द्वारा जो है वो जैन धर्म की स्थापना की। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सिख धर्म गुरु नानक देव के द्वारा जो है वो सिख धर्म की स्थापना की गई थी। कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? तो जो कावेरी बेसिन है ये अपना तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है भैया, ठीक है। जो कावेरी है अपना ये अपना किन किन राज्यों में है भाई? तो ये है अपना तमिलनाडु और अपना कर्नाटक और अपना किस राज्य में भाई? केरल राज्य के अंदर है अपना भी क्या? कावेरी बेसिन। और आपको पता है आपसे पूछे कावेरी नदी ये किन दो राज्यों के बीच में जल विवाद है भाई? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी को लेकर जल विवाद है? तो वो है भी कावेरी नदी को लेकर। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मैट्टूर बांध भाई। मैट्टूर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर ही बना हुआ है अपना मैट्टूर बांध। और एक अपना शिव सुंदरम जो झरना है वो भी किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और एक बांध और ध्यान रख लेना, कृष्णराज सागर बांध भाई। कृष्णराज सागर बांध ये भी किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी? तो भारत की सबसे लंबी नदी है अपनी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर जो इसकी क्या है अभी? लंबाई है। बिछुआ के पौधे की पत्तियां कौन से अम्ल का स्राव करती हैं जो छूने पर दर्दनाक
जो है अपना ध्वंस का कारण बनता है। तो ये है अपना मेथेनोइक एसिड भाई। जो मेथेनोइक एसिड है, ये किसमें पाया जाता है? जो बिछुआ के पौधे की पत्तियाँ होती हैं, उसमें पाया जाता है कौन-सा एसिड भाई? मीथेनोइक एसिड। और ऑक्ज़ैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर और पालक में। टमाटर और पालक में पाया जाता है क्या भई? ऑक्ज़ैलिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड ये किसमें पाया जाता है? आँवला में भई। आँवला के अंदर कौन-सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो सिरका होता है, सिरका, सिरका में कौन-सा एसिड होता है भई? तो वो होता है एसिटिक एसिड। जैसे आपसे पूछें कि गेहूँ के अंदर अपना कौन-सा एसिड होता है? ग्लूटोनिक एसिड पे। ग्लूटोनिक एसिड अपना किसके अंदर होता है? गेहूँ में होता है। और एक है अपना टार्टरिक एसिड भई। टार्टरिक एसिड किसके अंदर होता है? तो ये होता है अंगूर में और किसके अंदर भई? इमली में। इमली और अंगूर के अंदर कौन-सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड जो है पाया जाता है। और जो जितने भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो उसमें कौन-सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। और आपसे पूछें जो मिथानिक एसिड है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम फ़ॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। जब मधुमक्खी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन-सा एसिड छोड़ती है? मिथानिक ही छोड़ती है, फ़ॉर्मिक एसिड। और इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? HCOH इसका जो क्या होगा भई फ़ॉर्मूला होगा। आईएमएफ ने जुलाई 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई है? तो आईएमएफ के द्वारा जुलाई के अंदर 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई है भई? तो वो बताई है 6.1%। और अक्टूबर के अंदर इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 6.3% है भई, अनुमान लगाया है अक्टूबर महीने में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जुलाई 2023 में, तो वो कितनी लगाई थी भई? 6.1%। आईएमएफ की स्थापना कब होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में। और एक संस्था है कौन-सी? वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना भी कब होती है? 1944 में। और इन दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भई। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। और कौन से सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है इनकी स्थापना की गई थी। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के अंदर ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। और आपसे पूछें आईएमएफ का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है भई? क्रिस्टीना जॉर्जिया है भई। क्रिस्टीना जॉर्जिया ये प्रेज़ेंट टाइम में क्या है? आईएमएफ की अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है भई गीता गोपीनाथ, भारतीय है एक, ये क्या है प्रेज़ेंट टाइम में आईएमएफ की उपाध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भई? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय भंगा, जो भारतीय हैं भई। अजय भंगा ये प्रेज़ेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और इन दोनों का मुख्यालय, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन में डीसी में है, ठीक है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर किसका मुख्यालय है? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये करेगा भई एडीबी बैंक के सहयोग से। एडीबी बैंक जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी बैंक की स्थापना कब होती है भई? 1966 में एडीबी बैंक की स्थापना होती है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? मासातसुको असाकावा भई। मासातसुको असाकावा ये प्रेज़ेंट टाइम में किसके अध्यक्ष हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी क्या भई? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर क्या है भई? तो इसका मुख्यालय है एडीबी बैंक का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एडीबी बैंक में टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल देश कितने आते हैं भई इसमें? 68 देश हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भई। तो एडीबी के प्रेज़ेंट टाइम में सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं भई, ठीक है? और तो ध्यान रख लेना अपने भारत में जो जलवायु परिवर्तन है वो स्थापित किया जाएगा, दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो वो किस बैंक की सहायता से की जाएगी? तो वो की जाएगी भई एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है वो की जाएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि वर्तमान में जो एडीबी बैंक है इसका उपाध्यक्ष कौन है? एक भारतीय बने थे भई ये, ठीक है? ये प्रेज़ेंट टाइम में एक उपाध्यक्ष है किसके? एडीबी के। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एडीबी के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बने थे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का उद्घाटन किया? तो ये किया है भाई टोयोटा कंपनी के द्वारा बनी हुई है अपनी क्या भी ये कार, ठीक है? और कैसी है? 100% इथेनॉल संचालित कार है टोयोटा, जो किस देश की कंपनी है? जापान देश की कंपनी है। तो ध्यान रख लेना जो अपने भारत के केंद्रीय मंत्री क्या सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं कौन? नितिन गडकरी। तो इनके द्वारा जो है वो एक
100% इथेनॉल संचालित कार का उद्घाटन किया है। और इस कार का जो निर्माण है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है जापानी कंपनी है एक, टोयोटा कंपनी, उसके द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया है। किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है इसका आयोजन मिस्र देश में किया गया। और जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है ये एक बहुसैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देशों के द्वारा इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया भाई। और आपको ध्यान हो जनवरी के अंदर भारत ने मिस्र देश के साथ में एक एक्सरसाइज की थी, कौन सी भाई? साइक्लोन फर्स्ट, चक्रवात फर्स्ट, भारत ने किसके साथ में की? मिस्र देश के साथ में। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। और भारत ने मालदीव के साथ में कौन सी एक्सरसाइज की है? तो वो की है भी एक्वेरियम एक्सरसाइज। और एक था एक्सरसाइज, ये भारत किसके साथ में करता है? मालदीव के साथ में। और हरीमो शक्ति और उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है भारत किसके साथ में करता है अभी? मलेशिया देश के साथ में करता है हरीमो शक्ति और उदार शक्ति। भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती भी काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज भारत किसके साथ में करता है? भारत करता है कजाकिस्तान देश के साथ में करता है काजिंद एक्सरसाइज। और आपसे पूछे अजय वॉरियर एक्सरसाइज और कोंकण एक्सरसाइज, ये भारत किसके साथ में करता है? ब्रिटेन देश के साथ में भी। ठीक है, कौन से देश के साथ में? ब्रिटेन के साथ में करता है। और अभी भारत ने एक्सरसाइज की थी अमेरिका के साथ में, एक तो कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत ने किसके साथ में की? अमेरिका के साथ में। और कहाँ पर की? पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। और आपसे पूछे केरल में कौन सी एक्सरसाइज की गई थी? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो वहां पर की गई थी भाई तिरुवनंतपुरम के अंदर फ्रिंजैक्स एक्सरसाइज, जो भारत और फ्रांस देश के बीच में हुई थी फ्रिंजैक्स एक्सरसाइज। और भारत और फ्रांस देश के बीच में हुई थी अपनी। फ्रांस के साथ में वैसे कौन सी करते हैं? एक तो करते हैं शक्ति एक्सरसाइज, एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत किसके साथ में करता है? फ्रांस के साथ में। गरुड़ एक्सरसाइज भारत फ्रांस के साथ में। वरुण एक्सरसाइज ये भी भारत किसके साथ में करता है? फ्रांस देश के साथ में जो है वो करता है भाई। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है भाई? तो एम्बर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। तो ये जो प्रोजेक्ट एम्बर है इसका संबंध है भाई क्लाउडेड कौशल प्रशिक्षण से भाई। ठीक है, इसमें महिलाओं को और पुरुषों को रोजगार देने के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसमें जो है महिलाओं को जो है 50% तो इसमें महिलाएं होंगी और 50% इसमें पुरुष होंगे, जिनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके लिए भाई? रोजगार के लिए भाई। ठीक है, रोजगार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक तरीके से अपना आप बोल सकते हो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके से जो है वो कौशल दिया जाएगा। तो उसके लिए शुरू किया है कौन सा प्रोजेक्ट भाई? प्रोजेक्ट एम्बर को जो है वो शुरू किया गया। 2023 में जो मुख्य पुरस्कार हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? हरि बाल कृष्ण को जो है दिया गया। 2023 का प्रिज्जकर पुरस्कार तो ये दिया गया भाई सर डेविड चिपरफील्ड को जो है वो 2023 का प्रिज्जकर पुरस्कार दिया गया। प्रिज्जकर इसको क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबल भी कहा जाता है। कौन से पुरस्कार को भाई? प्रिज्जकर पुरस्कार को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार तो ये दिया गया था डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। 2023 का एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया? लुइस कैफिरेली को दिया गया। तो एबल पुरस्कार ये अपना लुइस कैफिरेली को दिया गया गणित के क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 तो भारतीय को दिया गया है एक डॉक्टर रवि कन्नन, कैंसर के क्षेत्र में भाई, कैंसर के क्षेत्र के लिए दिया गया है क्या भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडोव जो बुल्गारिया के लेखक हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। कौन से उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और कौन सी भाषा के लिए भाई? मलयालम भाषा में दिया गया। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए?
पागलखाना उपन्यास के लिए भी। हिंदी में पागलखाना उपन्यास लिखा इन्होंने डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जिसके लिए इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया। 2023 का प्रिज़्कर पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को जो है दिया गया। और प्रिज़्कर पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो कहा जाता है। और भारत के एकमात्र व्यक्ति जिनको प्रिज़्कर पुरस्कार मिल चुका है, जिनका निधन हो चुका है अभी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी, इनको मिला था प्रिज़्कर पुरस्कार। और 2023 में इनको कौन-सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो बीवी दोषी को जो है वो दिया गया था। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा पढ़ते समय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। पूरी क्लास में जो है आपको सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड बातें होती हैं, और उससे अलावा कोई भी बातें जो है वो क्लास के अंदर नहीं होती। ये तो आपको पता ही होगा, जब आप क्लास देखते हो तो सिर्फ अपना जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती हैं। तो जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन कब मिलेगा? जितना आप लोग हमारे चैनल को दूसरों के साथ में शेयर करोगे। तो शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।